चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए, हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम न्यू चैप्टर मैथमेटिक्स का, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और अब इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो गलतियां आप स्टूडेंट्स करते हैं, जो सजेशन होता है कैसे आप अपने सोल्यूशन को और अच्छा कर सकते हैं, क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है, वो सब हर चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है आगे बढ़ते हैं। यस, आई नो दैट, आई रिमेंबर श्वेता, आई रिमेंबर इट, वी विल डू इट, क्योंकि उसको अलग से करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि वो असल में क्या होता है ना, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, तो अब क्या है कि जो कोर्स डिजाइन है वो लिमिटेड, मतलब लिमिटेड सीट्स हैं, तो इस वजह से अनलिस्टेड होता है। मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है, अनलिस्टेड यानी से पहला जो लेक्चर होता है वो पब्लिक होता है। तो अब चैप्टर वाइज ये वीडियोस होते हैं, तो आज नहीं तो कल, एक सेशन के बाद, दो सेशन के बाद मैं ये वीडियोस पब्लिक करूंगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उस एज अ कोर्स बना के चल रहे हैं। तो आज तो ये अनलिस्टेड है क्योंकि सिर्फ आप लोग के लिए ही है। ठीक है, लेकिन आगे मेरा क्या मींस टारगेट है, आगे जो मेरा इरादा है कि बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे कोर्सेज जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज। एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद यूट्यूब कहाँ पे होगा, एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे होगा, उसका अंदाजा लगाया भी जा सकता है और नहीं भी लगाया जा सकता है। ठीक है, सो हमेशा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सोच के चलना चाहिए। समथिंग फेल्स, कुछ चीजें सक्सेस पाती हैं, फेलियर्स भी जरूरी है। जैसे अभी मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा अपने चैनल पे, और वो भी एक तरह का, जो आप ये कह सकते हो, मेरा फेलियर रहा अभी रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर। और वो उस फेलियर से बहुत कुछ सीखा। ठीक है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, ठीक है, जॉब फ्रॉड हुआ, तो वो सब मैं उस वीडियो में सब डिस्कस करने वाला हूँ एज अ स्टोरी। और उस फ्रॉड से मैंने क्या सीखा, और मैंने जो मीन साइबर क्राइम में एफआईआर किया, उस एफआईआर पे अभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हुई है कि जो है, जो बंदा है जिसने फ्रॉड किया है। तो बहुत सारी चीजें हुई, तो उससे बहुत चीज सीखा, और उसको अब अप्लाई करेंगे। तो कुछ ना कुछ डेली लाइफ में होता रहता है। तो इसी वजह से ये सारी चीजें सोच के आप लोग के लिए कि जो कोर्सेज हो वो चिल्ड्रन सेंट्रिक हो, मतलब कि आप लोग को फोकस करके सारी चीजें की जाए, और यही मेरा मकसद रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, तो सेम इसी तरह से इस चैप्टर पे आते हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन रखूं, दैट इज 5x + 3 = 0। ठीक है, 5x + 3 = 0, तो जाहिर सी बात है ये एक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन वन वेरिएबल में है। मींस जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ऑब्वियसली सॉल्व करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू फॉर x, और इसी को आप बोलते हो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। या अगर ये पॉलिनोमियल होता, तो यहां पे जब हम x की वैल्यू निकालते, तो हम ये बोलते हैं दिस x इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, वही चीज है, मींस सॉल्विंग फॉर द वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिखूं कि 5x + 3y = 0, that means this is an equation, but this deals with in what, the linear equation. This is a linear equation. Why? Because both variables have the power 1. ठीक है, डिग्री 1 है दोनों वेरिएबल्स की। दूसरा कि यहां पे जो ये वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, दिस इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, एंड हम ये बोलेंगे कि दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे x सॉल्व करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी, -3y/5, ये आएगा। अब यहां पे x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि -3 और 5 की वैल्यू तो सेम रहेगी। x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इस y पे। अगर इस y की वैल्यू 1 है,
तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/5। अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -6/5। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज करेगी वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज करेगी। मतलब ये x और y या x और y जो है ये वेरिएबल्स हैं और x की वैल्यू y पे डिपेंड करेगी। अगर हमें y की वैल्यू पता है तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां पे। ठीक है, मींस अगर हमें y की वैल्यू पता है तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो यहां पे y की वैल्यू मैंने क्या किया, सपोज किया है, सपोज किया है y इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू -3/5, y इज इक्वल टू 2, सपोज y इज इक्वल टू 2 देन x की वैल्यू -6/5। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सपोज कर रहा हूं। ठीक है, तो जब हम सपोज कर रहे हैं तब x की वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर हमें x और y की वैल्यू नहीं पता और मुझे इनकी वैल्यू को सॉर्ट आउट करना है यानी सॉल्व करना है, देन व्हाट टू डू, तब हम क्या करेंगे। यहां पे तो y की वैल्यू सपोज कर रहे थे तो x की वैल्यू आ रही थी, लेकिन अगर x और y दोनों की वैल्यू हमें सॉर्ट आउट करना है, मींस यही 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है, इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ये आपने क्लास 9 में सीखा है। ठीक है, हम ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर, और जाहिर सी बात है ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इससे जो ग्राफ बनेगा ऑब्वियसली एक ग्राफ कोई रेडी होगा। मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने सपोज किया ऐसा ये ग्राफ बना। ठीक है, तो जब ये ग्राफ बन जाएगा, अब हर पॉइंट से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। पॉइंट को समझना, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो हर पॉइंट से। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सपोज करना पड़ेगा। ये करते हो ना, पॉइंट समझ में आ रहा है जहां पे मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यानी जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक इक्वेशन का ग्राफ तैयार करते हो तो याद करो कि आप क्या करते हो, आप एक वेरिएबल की वैल्यू को सपोज करते हो, उससे दूसरी वैल्यू आती है, यानी y को सपोज किया तो x की वैल्यू आई, y को सपोज किया तो x की वैल्यू आई, तब आप जाके यहां पे ग्राफ बना रहे हो। लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं सपोजिशन नहीं है, यू हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ x एंड y। तब क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, यस, एनी आइडिया, और एयरटेल और जियो क्या करेंगे। हाँ भाई, सब डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा। नो आइडिया, चलो कुछ तो हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, नो आइडिया, इट्स गुड। यस, बाकी लोग बताएं। देखो अगर मुझे दो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, तो वी नीड व्हाट, टू इक्वेशंस, we need what, two equations, means 5x plus 3y is equal to 3, 3x plus 9y is equal to 7। और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहां पे एक x की वैल्यू आती है और y की वैल्यू आती है, और यहां पे ये जो x की वैल्यू है ये इसमें और इसमें दोनों में सेटिस्फाई करेगी, और जो y की वैल्यू है वो इसमें और इसमें दोनों में सेटिस्फाई करेगी। तो ये जो पेयर ऑफ मींस ये क्या कहलाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
in two variables. Pair of linear equation in two variables means जब हमें दो variables की वैल्यू चाहिए means तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए ताकि जब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब ये x और y की वैल्यू आएगी एग्जैक्ट। लेकिन यहां पे यूनिकनेस क्या होगी कि ये जो x है ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा और ये जो y है ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इन दोनों इक्वेशंस के लिए ये जो x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी वो यूनिक होगी। यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ। कि हाँ चल पहले ये बताओ। यस ये जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी इन दो इक्वेशंस के लिए। मतलब ये ऐसी वैल्यू x और y की है कि ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसी वैल्यू y की है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू जो होगी वो यूनिक होगी इन दो इक्वेशंस के लिए। पॉइंट समझ में आया? लेकिन इसमें और डिटेल है, जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया कि दो लीनियर इक्वेशंस की जो दो वेरिएबल में है इनको सॉल्व करना और फिर उनके x और y की वैल्यू निकालना। और ये जो x और y की वैल्यू आती है ये इन दोनों इक्वेशंस के क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस। क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस कहलाते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस यस बेटा, कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, चलो अब और आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। मान लो मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिया 2x + 3y = 5। अब इस इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाते हो, मैं एक हाइपोथेटिकल ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है, मान लो ये ग्राफ बना, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हर पॉइंट इस ग्राफ पे इस इक्वेशन के लिए क्या होगा? उसका सॉल्यूशन होगा। मतलब हर पॉइंट के जो x और y की वैल्यू होगी वो उसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशंस कहलाएंगे। वही बात यहां पे कह रहा है कि every solution of the equation is a point on the line representing it। मतलब हर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ है उस ग्राफ पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू है, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो x और y की वैल्यू उस इक्वेशन के क्या है? सॉल्यूशंस है। ये पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, एक दिमाग में ये चीज आपको रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
what it says, each solution xy of a linear equation in two variables, that is ax plus by plus c is equal to 0, corresponds to a point on the line representing the equation and vice versa. वही चीज जो हमने शुरू में एक्सप्लेन किया है, वही सेम चीज यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में है, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है जनरली, दैट इज ax plus by plus c is equal to 0. This is one linear equation in two variables, that is x and y. लेकिन वही हमें रिप्रेजेंट करना हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और पेयर में, तो दैट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0. Pair of linear equation in two variables, that is represented by this. Now see, in दोनों में देखो जो वेरिएबल है that is same, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है those are different. ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा इसमें ये 8 होगा तो इसमें ये 8 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, दैट कुड बी सेम और डिफरेंट, बट यहाँ पे जो फोकस है मेन किस पे है, वेरिएबल पे. तो एक चीज हमने सीखी कि एक ग्राफ जो होता है, जो लाइन है, जिस लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है, तो वो जो लाइन है उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो ये कोऑर्डिनेट्स उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उसके ये सॉल्यूशन होंगे जिस इक्वेशन का ये ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है. तो जाहिर सी बात है अगर आप दो इक्वेशन ले रहे हो, सो यू आर गोइंग टू गेट टू ग्राफ्स, यानी आपको क्या मिलने वाले हैं, टू ग्राफ्स मिलने वाले हैं फॉर द टू इक्वेशन. एंड सी व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज रिटन ओवर हियर, ठीक है. एंड the two linear equations are in the same two variables x and y, मतलब ये जो पेयर आप सॉल्व करोगे उसमें जो ये x और y होगा, that will be same for both the linear equations that you are solving at once. यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. अब देखो, जैसा हमने कहा कि एक लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ है, तो जाहिर सी बात है टाइप्स मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बात करें, सो वी आर गोइंग टू गेट टू ग्राफ्स है, टू ग्राफिकल लाइंस दोनों इक्वेशंस की, ठीक है. एक ग्राफिकल लाइन ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की होगी, और दूसरी जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की होगी. अब अगर हम ग्राफ्स को देखें, ओके, देन मान लीजिए यहां पे इन दोनों इक्वेशन से रिलेटेड हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन से रिलेटेड. तो देखो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के कैसे आपको ग्राफ मिलेंगे. तीन पॉसिबिलिटीज है, ठीक है. पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो ग्राफ्स मिले वो इंटरसेक्टिंग हो. कैसे हो, इंटरसेक्टिंग. मैं और आपकी आसानी के लिए यहां पे x, x डैश, y, y डैश, सॉरी बना दे रहा हूं जल्दी जल्दी, y, y डैश, x, x डैश, this is 0, this is 0, 0, y, y डैश, x एंड x डैश. तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें ग्राफ्स इंटरसेक्टिंग मिले. पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना.
मान लो ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन के लिए है और ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन के लिए है, यानी दोनों ग्राफ्स। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। अब ये जो दोनों ग्राफ्स हैं इन दो अलग अलग इक्वेशंस के हैं जो कि सेम वेरिएबल्स के लिए कॉमन है, मतलब दोनों के लिए वेरिएबल x है और दोनों के लिए वेरिएबल y है। तो जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले बोला था कि अगर हम दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो जो x और y की वैल्यू आएगी वो यूनिक होगी उसके लिए या नहीं होगी, तो आपका आंसर था यस कि उन दो पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए वो x और y की वैल्यू यूनिक यानी उन्हीं दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो जैसा हमने पिछले वाले चैप्टर पॉलिनोमियल में देखा था कि जो हम पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बना रहे थे तो जहां जहां वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा था वो उसका जीरो था, यानी ग्राफिकली हम जीरो की वैल्यू निकाल पा रहे थे। और जो वो वैल्यू जीरो की थी जब हम पॉलिनोमियल में पुट कर रहे थे तो वहां पे हमें इक्वेशन, वहां पे जो है हमें वैल्यूज दिख रही थी। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वो जो x और y की वैल्यू है ग्राफ में कैसे पता चलेगी। तो अगर देखो ग्राफ्स अगर यूनिक है तो जहां पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, अब देखो पॉइंट को समझो कि ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका ये ग्राफ है, मतलब इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसकी जो x और y की वैल्यू होगी वो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और इस ग्राफ, ये जो सेकंड ग्राफ है दिस वन, इस पे जितने पॉइंट्स होंगे इसकी जो x और y की वैल्यू होगी वो सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जहां ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे जो ये x और y की वैल्यू होगी ये इस इक्वेशन को भी और ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब कि ग्राफिकली अगर हमें सॉल्यूशन निकालना हो तो जहां पे ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ है यानी यूनिक ग्राफ है, यूनिक फॉर्म है, ठीक है, तो फिर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे x और y की वैल्यू है यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का। पॉइंट समझ में आया? तो हम ये बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ग्राफ्स इंटरसेक्टिंग है, देखो स्टेटमेंट को समझो, ग्राफ्स इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कैसा है इन दो इक्वेशंस का, यूनिक सॉल्यूशन है। यही चीज यहां पे लिखी हुई है जिसको मैंने कोशिश की मींस आसानी से समझाने की कि these two lines, the two lines will intersect at a point। तो इसका मतलब अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y की वैल्यू वो क्या होगी, यूनिक। इसीलिए मैंने उस वक्त आपको बोला था कि इसके आगे हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो यूनिक होगा। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हम ग्राफ को भी देखेंगे। एक चीज बस मैं दिखाना चाह रहा था, चलो अच्छा बाद में दिखा देते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मान लो ये दो इक्वेशंस का ग्राफ ये है तो दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि ग्राफ्स आपको दोनों इक्वेशन का जब आप बनाओ तो वो आपको पैरेलल मिले। कैसा मिले ग्राफ, पैरेलल मिले, यानी दोनों इक्वेशंस का ग्राफ पैरेलल मिले। ठीक है, ये सेकंड सिचुएशन है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, ग्राफ्स इंटरसेक्टिंग हो मतलब सॉल्यूशन यूनिक है।
और दूसरी सिचुएशन क्या है कि ग्राफ पैरेलल मिले। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया समझते हैं। इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसकी एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसकी एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन जब आप दोनों ग्राफ्स बना रहे हो दोनों इक्वेशंस के, ये पैरेलल हैं, मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दो इक्वेशंस के बीच ऐसी कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। मतलब दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं? नो सॉल्यूशंस। पॉइंट समझ में आ गया कि ग्राफ अगर पैरेलल है तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि कोई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है जो कॉमनली इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ये पॉइंट समझ में आ गया। दैट इज द सेकंड सिचुएशन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड। थर्ड सिचुएशन क्या है कि जब आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो फिर मान लीजिए आपने पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाया, वो ऐसे आए फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाया तो वो इसी के ऊपर आया लाइक दिस। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ ग्राफ को हम क्या बोलेंगे कि जो लाइंस हैं वो क्या है, वो को इंसिडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, को इंसिडेंट है। तो को इंसिडेंट में क्या हो रहा है, देखो हर पॉइंट पे जो x और y है वो दोनों लाइन के लिए कॉमन दिख रहा है। यानी अगर आप एक पॉइंट को लेते हो तो ये दोनों ग्राफ्स के लिए कॉमन है, सेम है। इस पॉइंट को लेते हैं तो दोनों ग्राफ्स के लिए सेम है। तो इसका मतलब यहां पे एक पॉइंट यूनिक नहीं है, यहां पे कई सारे पॉइंट्स जो हैं इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो कोइंसिडेंट अगर लाइन है तो इसका मतलब दीज टू इक्वेशंस will have infinitely many solutions. पॉइंट समझ में आ गया? This is the third type. ठीक है, तो यही देखो यहां पे बोल रहा है सेम see this. ठीक है, means they will intersect at one point, मतलब unique solution. They will not intersect means parallel, means no solution. And they will be coincident, that means many solution, infinite solutions will be there. ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पे एग्जाम्पल बोल रहे, क्या ये बोल रहा है, लेट अस टेक द एग्जांपल गिवन इन द सेक्शन 3.1 जो पहले डिस्कस किया गया, वहां पूरी एक स्टोरी है, एक एग्जांपल है। चलिए हम इसको यहां पे लेके आते हैं। ये कह रहा है अखिला गोज टू अ फेयर विथ ₹20 एंड वांट्स टू हैव राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। 20 रुपए उसके पास है और वो जो है जॉइंट व्हील पे झूलना चाहता है और हुपला को खेलना चाहता है। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यानी एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब देखो आप क्या पढ़ रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये क्या है, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम। पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा जो यहां पे बताने वाला हूं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितने वेरिएबल्स होते हैं? 2। मींस वन यू टेक एज x, आप कुछ और भी ले सकते हैं, mn भी ले सकते हैं, ps भी ले सकते हैं, बट एक्स वाई इज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज y। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब यह होता है कि इसकी वैल्यू अननोन है, मींस वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये इसी क्वेश्चन में बात हो रही होगी। ठीक है, मतलब ये जो x और y हमें निकालना है इसी क्वेश्चन यानी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसी में जो है ये दोनों वेरिएबल्स छुपे हुए होंगे। और इन दो वेरिएबल्स को कैसे पहचानेंगे, जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है कि आपको दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना ही है। तो इसका मतलब वो दोनों चीजें इस क्वेश्चन में क्या होंगी, अननोन होंगी। मतलब वही दोनों चीजें आपसे पूछा जाएगा। तो जो अननोन है, जो पूछा जा रहा है, इसका मतलब उसी को आपको वेरिएबल लेना है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें सेक्शन व्हाट इट सेज 3.1 में जाना होगा। दिस वन, ठीक है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज. She wanted to enjoy the rides on the giant wheel. Because we have to solve the example, we have to clear our concept. So we have to take this. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and the play hoopla game. And the number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the giant wheel. ठीक है, मतलब जितना उसने हुपला खेला है वो जाइंट व्हील पे जितना घूमा है उससे हाफ, यानी 10 बार अगर जाइंट व्हील पे गई है तो 5 बार हुपला खेला है, 6 बार अगर जाइंट व्हील पे गई है तो 3 बार हुपला खेला है। ये कह रहे ना, ये कह रहे ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4। अगर 3 रुपए जाइंट व्हील का है और 4 रुपए हुपला गेम का है, तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स ही हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड शी स्पेंड ₹20। यानी अगर उसने 20 रुपए खर्च किया और 3 रुपए जाइंट व्हील का लगता है और 4 रुपए हुपला का लगता है, तो ये बताओ कितनी बार वो जाइंट व्हील पे गई और कितनी बार उसने हुपला खेला। तो देखो अब यहां पे आपसे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स शी वेंट ऑन द जाइंट व्हील एंड नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। तो अगर हम एग्जाम्पल को देखेंगे, एग्जाम्पल 1 को फिर से इतनी डिटेल जानने के बाद तो कैसे करते हैं, तो देखो we suppose the variables, let the number of times the giant wheel, या आप ऐसे लिख सकते हो the number of times Akhila went on giant wheel is equal to x, and then let the number of times Akhila played hoopla. क्योंकि दो चीजें निकालनी थी, तो जो अननोन है जो हमें सॉर्ट आउट करना है वही वेरिएबल लेना है, दैट इज y। ठीक है, नाउ अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो इस टाइप का सपोजिशन आपको पहले करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, नो शॉर्टकट्स। अब देखो कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो अब देखो एक टाइम पे 3 रुपए लगता है, तो जाहिर सी बात है x टाइम अगर जाइंट व्हील पे गई है तो इंटू 3 करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, और 4 रुपए हुपला का लगता है तो 4 रुपए हुपला का y टाइम्स, तो टोटल उसने हुपला को पैसा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टाइम्स इनटू मनी आप करोगे, और ये टोटल मिलके क्या होगा, 20 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये जो मनी है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो क्या होगा, कॉस्ट विल बी इक्वल टू रेट इनटू नंबर ऑफ टाइम्स, दैट विल बी द इक्वेशन। तो यहां पे रेट इंटू नंबर ऑफ टाइम्स, रेट इंटू नंबर ऑफ टाइम्स, तो टोटल मनी आ गया। तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर कि यहां पे हमने क्या किया, इक्वेशन बना के रख दी। यहां तक किसी को डाउट? किसी को? अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि इसका ग्राफ तैयार करो। ठीक है, मींस इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करो।
ओके अब देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये जानते हैं एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, या फिर और स्पेसिफिक हम करना चाहें और ज्यादा मींस मींस कहते हैं ना कि व्हाट देखो वर्ड ही एकदम दिमाग से निकल गया। ओहो इट हैपेंस समटाइम्स। मैं क्या बोलने जा रहा था। देखो एकदम टर्म दिमाग में नहीं आ रहा है। ओहो wait what I was about to say। hmm हाँ मीन्स और प्रिसाइज करना चाहें, मतलब कि आपका ग्राफ और करेक्ट हो तो आप 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स भी ले सी इट हैपेंस व्हाट टू से। और प्रिसाइज सोचिए प्रिसाइज टर्म नहीं आ रहा था। ओके चलो ठीक है। तो प्रिसाइज करना चाहे मींस और ज्यादा उसको ऑथेंटिक और ज्यादा सही रखना चाहे तो आप 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स भी ले सकते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो हम ये जानते हैं कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं व्हाट वी मेक टेबल्स बेसिकली। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, टेबल को और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियर रहे आप लोग को बोर्ड पे। मैं 2 पॉइंट सिर्फ यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। अब एक में रहेगा दैट इज एक्स और एक रहेगा वाई, ठीक है। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू आप निकालते हो ग्राफ बनाने के लिए, तो अब यहां पे आप सपोजिशन करते हैं और हम ये जानते हैं सपोजिशन सिंपल वैल्यूज की होनी चाहिए, बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन आए, मींस इतना होना चाहिए कि हम अपने ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो देखो अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं सपोज, अब यहां पे सॉल्व करेंगे, ग्राफ सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। सपोज लेकिन करने से पहले एक बार रफ में जरूर कर लें, ऐसा ना दोबारा मिटाना पड़े, ऐसी वैल्यू आ जाए जो ग्राफ में आप शो ही नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज x इज इक्वल टू 0 देन 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, तो 4y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो ये ऑब्वियसली हम बना सकते हैं, तो y की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब देखो अगर x की वैल्यू आप 1 ले लोगे तो देखो क्या होने वाला है। अब ये 3 हो जाएगा, 20 माइनस 3 करोगे 17, 17 डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा, तो फिर यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इजीली ऑन द ग्राफ। तो ऐसी वैल्यूज को लें जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर यहां पे हमने -1 ले लिया तब भी यहां पे 23 वैल्यू आ जाएगी, 2 ले लिया तो 20 माइनस 6 करना पड़ेगा, 14 आ जाएगा, और 3.5, हाँ 3.5 भी ले सकते हैं। चलो तो सेकेंड हम लेंगे, सपोज x की वैल्यू 2 है, तो जब x की वैल्यू हम 2 लेंगे, देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो दैट विल बी 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो 4y क्या हो जाएगा 20 माइनस 6, y इज इक्वल टू 14 बाई 4, तो दैट इज 3.5। इट इज ऑल्सो इजी दैट वी कैन मेक। तो चलो हमने ग्राफ बनाना है। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वी हैव गॉट द वैल्यूज नाउ, यू कैन गो फॉर 3 जैसा मैंने आप लोग को बोला, ठीक है। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि व्हाट यू हैव टेकन, और उसके ये सारी चीजें आप सीख चुके हो, ठीक है, अपने लोअर क्लासेस में। It is x, this is x dash, this is y, this is y dash, this one is 0. Now एक काम करते हैं, y की वैल्यू 3.5 आई थी और 5 आई थी, चलो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मैं अभी क्यों, हालांकि आप ऐसे नहीं कर सकते,
ठीक है, मतलब आप ऐसा मत कीजिएगा डॉट 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 लगा दिया, आई एम जस्ट सेविंग द टाइम बिकॉज वी हैव गॉट द टू पॉजिटिव वैल्यूज, तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा ग्राफ। तो इस वजह से मैं टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ। y इक्वल टू 1 2 3 4 5, पता चला कि किया, स्कूल वाले मार्क्स काटे। आई कैन शो यू द प्रूफ, सर ने हमारे किया था अजीजिया में, और हम सर पे बहुत भरोसा करते हैं, और जो वो करेंगे वो सही करेंगे, नहीं कर सकते वो ऐसा, और पता नहीं क्या क्या, और लड़े भिड़े पड़ रहे हैं स्कूल में। चलो, अब यहां पे क्या है, x0 y5, यानी x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 5, तो ये हमारा हो गया, दैट इज, अच्छा जब भी देखो डॉट्स लगाते हैं, तो डॉट्स यहां पे मैं आपको शो करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, डॉट्स बहुत ही जो है इतना है कि आपको दिखे, इतना भी नहीं कि पता चला कि पूरा जो है वो बिंदी बना दे रहे हैं, पूरा मोहल्ले में फैल जाए, इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो जो लाइन है वो प्रॉपर आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कि आप हाईलाइटेड रहे, तो ये हो गया। दूसरा क्या, दैट इज 2 and 3.5, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 3.5, ये आ गया। ठीक है, तो अब जब हमें यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो इन दो पॉइंट्स, तो यहां पे ये और ये, इसको क्रॉस करते हुए हमने बनाया। जब आप डबल लाइन अगर जरूरत पड़े, तो बहुत ही आपको ध्यान देना डबल लाइन का, एकदम पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। अब जब ये ग्राफ बन गया है, तो फिर इसको इनक्लोज करेंगे, और फिर उसके बाद यहां पे जहां पे पॉइंट्स है, ये हो जाएगा 0.5, इसको मेंशन करेंगे, और ये हो जाएगा 2 3.5, इसको मेंशन करेंगे, और ये जो ग्राफ होता है इसके ऊपर इक्वेशन, ठीक है, क्या इक्वेशन थी, व्हाट वाज द इक्वेशन जिसका हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, 3x + 4y = 20, उसको यहां पे मेंशन करेंगे कहीं भी जहां पे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा हो, 3x + 4y = 20। तो ये हमने इस इक्वेशन को न्यूमेरिकली और यानी एल्जेब्रिकली निकाला, और फिर ग्राफिकली बनाया। तो कैसा लगा ग्राफ, हाउ इज द ग्राफ, ग्राफ बनाना सीख गए? ठीक है, तो देखो हमने एक इक्वेशन की ग्राफ बनाई, अब जाहिर सी बात है इसी क्वेश्चन में जैसे ये बोल रहे थे यहां पे, देखो यहां पे, ठीक है, तो यहां पे हमने एक इक्वेशन का बनाया, ठीक है, उसके बाद उसी में जब आप वापस जाओगे, देयर इज अनदर सिचुएशन, मैं अभी आपको दिखाता हूं। अ, हाँ, चलिए, अब यहां पे हमने एक इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाया। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना इसको। अगर आप सिचुएशन को, क्योंकि जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझ रहे हैं, तो यहां पे जो एग्जांपल दिया है, फ्रॉम वेयर दिस सेकेंड इक्वेशन इज कमिंग, दैट इज x - 2y = 0। अब देखो x हमने क्या सपोज किया था, x हमने सपोज किया था दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द जाइंट व्हील, ठीक है, और हमने क्या सपोज किया था, जाइंट व्हील ही सपोज किया था, दिस वन, देखो यार, ठीक है, जाइंट व्हील सपोज किया था, और हुपला को क्या किया था, नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज y। तो यहां पे वो बोल रहा था कि जो सिचुएशन है अखिला की, कि जब वो फेयर में घूमने गई, तो उसकी सिचुएशन क्या थी, क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन चाहिए। देखो यहां पे कंपेयर किया गया है नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला
is half the number of times she had on the giant wheel. मतलब जितने टाइम्स वो हुपला पे थी वो जाइंट व्हील का हाफ, यानी जाइंट व्हील पे जितनी बार गई उससे हाफ। तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y, और ये ऐसे हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन कहां से आई? पॉइंट समझ में आ गया? वही चीज यहां पे इन्होंने किया है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी अब तो नहीं कंफ्यूज होंगे, मतलब जो पढ़ते हैं ये सेकेंड इक्वेशन कहां से आ गई सर, ठीक है, तो ये x माइनस 2y कहां से आई? जो नंबर ऑफ टाइम्स को कंपेयर किया गया है। अब देखो आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं बताया? पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरी आदत है सरप्राइजेस की, ठीक है, और ऐसे वक्त पे आपको बताने की जहां पे आप बहुत अच्छे से उसको समझ जाओ। तो इससे ये समझ में आता है कि जितने वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, पॉइंट को समझना, जितने वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, तो वहां पे हमें दो इक्वेशंस चाहिए। दो इक्वेशंस का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन में दो सिचुएशंस दी होंगी, तो उन दो सिचुएशन से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, और उन दो इक्वेशन से हम दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे, मतलब अपना सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है जो बताया यहां पे? पॉइंट समझ में आया? देखो यहां पे जो वर्ड प्रॉब्लम होगी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस में हमें दो इक्वेशंस बनानी ही है, तभी तो दोनों वेरिएबल्स सॉल्व होंगे। तो इसका मतलब यहां से ये इंडिकेशन और यहां से हम ये सीखते हैं कि ये दो इक्वेशंस बनाने के लिए इस क्वेश्चन में दो सिचुएशंस दी होती हैं। दोनों सिचुएशंस कभी कभी एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखी होती हैं, और कभी कभी हमें दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए सिचुएशन को सर्च आउट करना पड़ता है, जैसा हमने अभी किया कि जो जहां पे कंपैरिजन था, एक तो कंपैरिजन था पैसे वाला कि भाई इतना पैसा इधर दिया, इतना पैसा इधर दिया, टोटल 20 रुपए खर्च किए, तो एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए कंपैरिजन कहां पे था? कंपैरिजन था नंबर ऑफ टाइम्स ऑन जाइंट व्हील एंड नंबर ऑफ टाइम्स ऑन हुपला, कि हुपला पे जो है वो जाइंट व्हील के हाफ टाइम्स गई, दैट इज x इज इक्वल टू 2y। So this is the second situation which makes the second equation and we got our second equation. तो इसका मतलब कि यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको दो सिचुएशंस क्वेश्चन में होंगी, जिससे आपको दो इक्वेशंस बनानी होंगी, और फिर हम x और y को सॉल्व करते हैं। आप समझ में आया? ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्या है खास इसमें? तो मैं आपको बताऊं, आप मेंटली प्रिपेयर रहें उसके लिए। इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां पे वेरिएबल सिर्फ एक होता है। एक वेरिएबल मतलब एक सिचुएशन, और एक वेरिएबल मतलब एक ही आपको वहां पे निकालना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू या जो वेरिएबल होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये अभी से जो मैं आपका माइंड मेकअप कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं, ये इसके लिए कर रहा हूं जो आगे हर साल स्टूडेंट फेस करते हैं प्रॉब्लम। हालांकि जब इस चीज को लेके आप आगे बढ़ोगे, तो प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में दो चीजें अगर पूछ रहा है निकालने के लिए, तो ज्यादातर चांसेस है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से ही है, क्योंकि दो वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। और अगर एक वेरिएबल यानी एक चीज, कोई भी एक चीज, एज निकालो, स्पीड निकालो बोर्ड की, कोई एक चीज निकालने के लिए बोल रहा है और दो सिचुएशंस दी हुई हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि वहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करना। दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब कुछ जो मैंने बताया वो इसीलिए बताया। पॉइंट समझ में आ गया?
ठीक है, क्या मतलब एक बार और कर लेते हैं। आमतौर से जनरली अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वर्ड प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं, वर्ड प्रॉब्लम्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब टू आंसर्स पूछेगा, मतलब इसकी स्पीड निकालो, टाइम निकालो, इस दोनों के, यानी राहुल की एज निकालो, उसके फादर की भी एज निकालो, पॉइंट को समझिएगा। आमतौर से, आम तो मैं जनरल बात कर रहा हूं और स्पेसिफिक सिचुएशंस को भी डिस्कस करूंगा जब हम चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। और जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक ही आंसर निकालना होगा। यहां पे भी दो सिचुएशंस दी होंगी जिससे आप दो इक्वेशन बनाओगे, जिससे आप x और y की वैल्यू निकालोगे, फिर आपके दो आंसर आएंगे। यहां पे भी टू सिचुएशंस दी होंगी, लेकिन वो दो सिचुएशंस से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे जिससे आप x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ऑब्वियसली x की वैल्यू दो आने वाली है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू दो आएगी, वेरिएबल एक ही है, उसी एक की वैल्यू दो आने वाली है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दूसरा, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं, दो सिचुएशंस होती हैं, दो आंसर्स निकालने हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन दोनों से भी सॉल्व हो जाएगा। ये सब मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं ताकि आप पहचाने, मतलब ये सब माइंड में पहले से रहे, लेकिन 99% एकदम आप क्लियर हो जाओगे और बहुत इजीली क्लियर हो जाओगे कि ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा। और वो सिचुएशन क्या होगी जो मैंने अभी आपको बताई, ये वाली, कि दो सिचुएशन दी होगी क्वेश्चन में जिससे दो इक्वेशन बनेगी और जिससे दोनों आंसर आएंगे। दो सिचुएशन दी होगी जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और जिससे एक आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की और ये कह रहा है कि राहुल की एज निकालो, राहुल की एज आपने x माना हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, तो फिर x की वैल्यू 2 भी आ रही है और x की वैल्यू 3 भी आ रही है, तो इसका मतलब उसकी एज 2 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, सिंपल। अगर x की वैल्यू 2 आ रही है और एक जीरो इसका आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, यानी एक रूट आ रहा है या सोल्यूशन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, इसका आ रहा है -3, तो जाहिर सी बात है एज निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 2 साल इसकी एज होगी। ये सब हम समझेंगे, ये सब हम समझेंगे जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरा मकसद जो था यहाँ पे बताने का वो इसीलिए था ताकि हम वर्ड प्रॉब्लम को अब उस नजर से देखना शुरू कर दें ताकि हम आगे कंफ्यूज ना हो। तो हमारी दूसरी इक्वेशन बनी x - 2y = 0। तो देखो अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ये बना, x - 2y = 0 का ग्राफ ये बना। अब ये दोनों ग्राफ्स यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये यूनिक सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सोल्यूशन। और इसमें जो x और y की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये x और y इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो x की वैल्यू आई है, ये जो x की वैल्यू आई है, ये आपका आंसर है, मतलब जॉइंट व्हील पे कितनी बार गई? 4 बार। और ये जो y की वैल्यू आई है, ये आपका आंसर है, मतलब हुपला पे कितनी बार गई? 2 बार। ठीक है, समझ में आया है? कोई डाउट है तो पूछ लो। यानी दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ है, तो अब हमें निकालना था ना कि भाई जॉइंट व्हील पे x बार गई है, ये हमारा आंसर आना है, और हुपला पे y बार गई है, तो व्हाट इज द आंसर? तो जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो एक तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करना होता है, जो हम आगे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो सब हम करेंगे जो हम एल्जेब्रिकली न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ग्राफिकली करना हो तो जब हम उन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जैसे हमने दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ किया, यूनिक सोल्यूशन आया, तो मतलब यहां पे जो x और y की वैल्यू आ रही वही आंसर है, मतलब 4 बार जॉइंट व्हील पे गई अखिला और 2 बार हुपला पे गई। दैट्स इट। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। यस, बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब आज जो है आपको जो जाएगा, वो क्विज जाएगा, ठीक है, इसी थ्योरी से रिलेटेड पूरा क्विज जाएगा।
क्विज को अटेंड कीजिए, इन सारी चीजों को अटेंड कीजिए, असाइनमेंट्स एंड ऑल, सबसे आगे रहने के लिए, क्योंकि आपका टाइम है, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने लिए, डोंट गो विथ अदर्स। तो आप अपना टाइम अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अपने लिए जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन सारी चीजों को आप अटेम्प्ट करो। डोंट सी कौन स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा नहीं कर रहा है। क्विज खेलो अपने लिए, असाइनमेंट सबमिट करो अपने लिए, टेस्ट दो अपने लिए, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग टाइम इन योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू रिजल्ट 100, गेट द रिजल्ट 100%। ठीक है, तो आज इस जो लेक्चर हुआ है इससे रिलेटेड जो है आपके पास क्विज जाएगा, क्विज को अटेम्प्ट कीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।